नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ठंड और शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई करने वाले किसान भाइयों को ट्यूबवेल के लिए बिजली सप्लाई के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया है, जिससे किसानों में खुशहाली है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे प्रदेश के किसान खुशहाल नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई करने वाले किसान भाइयों को ट्यूबवेल के लिए बिजली सप्लाई के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया है। मेरे किसान भाइयों, जैसा हमको ये पता है कि बहुत ही ठंड और शीतलहर अब चल रही है और मैं स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी। और ये 7 सर्कल हैं करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद। इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल हैं उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और सायं 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी, ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। और ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 जनवरी तक चालू रहेगा। 31 जनवरी के बाद पुनः इसकी समीक्षा करके यदि आवश्यकता हुई तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा विभाग ने कुल 19 सर्कलों के 2 ग्रुप बनाए हैं, जिनमें से 7 सर्कल नामित किए गए हैं। करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद में बिजली सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी, तो वहीं शेष सभी सर्कलों में सुबह 10 बजे से लेकर सायं 6 बजे बिजली मिलेगी। इस निर्णय से किसानों की कठिनाई कम होगी और वे दिन के समय में अपने खेतों को सिंचित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बिजली आपूर्ति का ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है वो 31 जनवरी तक जारी रहेगा। 31 जनवरी के बाद इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास संत कबीर कुटीर पर एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर कृष्ण गोपाल की ओर से लिखित एवं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की ओर से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। दरअसल ये पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर के जीवन पर आधारित है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने प्रदेश के उत्थान के लिए कई बड़े बदलाव कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की तकदीर बदल सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को अपने निवास संत कबीर कुटीर पर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर कृष्ण गोपाल की ओर से लिखित एवं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की ओर से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर जीवन पर आधारित है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उपस्थित साहित्यकारों को भी संबोधित किया। वहीं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता और एकात्म मानवता की रही है।
ऐसे संत महापुरुषों को किसी वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना चलाई है और महापुरुषों की जयंतियां एवं स्मृति दिवसों को सरकारी स्तर पर मनाने की पहल की है, ताकि युवा पीढ़ी को संत महापुरुषों की जीवनी से समाज कल्याण की प्रेरणा मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि साहित्य समाज का आईना होता है और साहित्यकारों की समाज के प्रति अहम भूमिका होती है। एक साहित्यकार अपने शब्दों और विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर ने भी अपने जीवन में सदैव समाज के सभी वर्गों में समरसता, समन्वय और खुशहाली लाने के लिए कार्य किया है। उनके जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक निश्चित तौर पर युवाओं को सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस सोच और विचार से देश का संविधान लिखने में उल्लेखनीय योगदान दिया है और उस संविधान के कारण ही देश में शोषित, वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को अपने अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार समाज के किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि वे तो एक सामाजिक समरसता की एक कड़ी थे। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पिछड़े, पीड़ित, अभावग्रस्त व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जा सके, इस पर जोर दिया। इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी अंत्योदय दर्शन समाज के सामने रखा, जिसका अर्थ है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय या उत्थान करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि एक साहित्यकार प्राचीन काल पर अपने शोध के जरिए ऐसे संत महापुरुषों को खोज निकालता है जिनके बारे में समाज को ज्ञान नहीं है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत झलकारी बाई की जयंती मनाई गई थी, जो महारानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की सेनापति थी। इस अवसर पर हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक और हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष एवं निदेशक डॉक्टर चंद्रत्रेखा, कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री सहित साहित्यकार उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से शुरू की गई सीएम विंडो का बहुत अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। घर बैठे लोगों को समस्याओं का समाधान मिल रहा है, क्योंकि सीएम विंडो के जरिए प्रदेश में नागरिकों की अनसुनी शिकायतों का 48 घंटों में निवारण किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा में नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो की शुरुआत की थी, जो आज लोगों के बीच वरदान साबित हो रहा है। सीएम विंडो पर शिकायतों का समाधान का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं। दरअसल अब तक सीएम विंडो के जरिए प्रदेश के हजारों लोगों की परेशानियों का समाधान हो चुका है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो पर दर्ज प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर समय पर जारी न करने की शिकायत पर कार्रवाई की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय भिवानी के कार्यकारी अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर खुद इस पोर्टल की मॉनिटरिंग स्वयं करते रहते हैं। जनता को सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कार्य में देरी करने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। देखिए, किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को जनहित में जो होने वाले काम है समय पर करना, ये हमारी आवश्यकता भी है और हम उस पर पुरजोर भी लगाते हैं। तो इसलिए जनता के द्वारा उठाई गई शिकायतें या जो डिमांड्स है उसको पूरा करने में समयबद्ध काम करेंगे, यही हमारी अपेक्षा है। जो उसमें लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ आपको बता दें कि अशोक कॉलोनी भिवानी के निवासी शंकर की ओर से सीएम विंडो पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया है कि साल 1985 में बोली के तहत उसने नगर परिषद भिवानी से एक प्लॉट खरीदा था। साथ ही उसने प्लॉट के मूल्य की 1/4 राशि और सिक्योरिटी का पैसा जमा करवा दिया था, लेकिन नगर परिषद की ओर से उसे आज तक प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय है कि जनता को हर हाल में तय समयावधि में सभी सुविधाएं मिले। इसमें किसी स्तर पर भी किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने न केवल सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं, बल्कि वे कई माध्यमों से प्राप्त नागरिकों के प्रतिवेदनों पर भी त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करवाते हैं। इसीलिए अधिकारी और कर्मचारी जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें और अपने कार्य में किसी भी प्रकार की देरी या कोताही न बरतें। ऐसा न करने वालों पर समय समय पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को जनशताब्दी ट्रेन के जरिए वो दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेलवे की सर्विस पहले से अच्छी हुई है और हमें फ्लाइट और ट्रेन में ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ से जनशताब्दी ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेलवे की सर्विस पहले से अच्छी हुई। रेलवे का सफर आरामदायक और समय को बचाने वाला है और हमें फ्लाइट और ट्रेन में ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है। आजकल की जो रेलवे की सर्विस है ये बहुत अच्छी, आरामदायक, सुविधाजनक, समय को बचाने वाली एक ऐसी सर्विस है कि इसमें अब कोई अंतर नहीं हमको दिखता कि भाई एयर जा रहे हैं या एक अच्छी ट्रेन पर जा रहे हैं। तो शताब्दी ट्रेन यहाँ से चलती है 3-3.25 घंटे में दिल्ली पहुँचाती है। अगर मैं यहाँ से बाय एयर जाता हूँ और वहाँ से उतर करके एयरपोर्ट से और हरियाणा भवन जब जाना होता तो लगभग 3 घंटे उसमें भी लगते हैं। तो इसलिए सुविधाजनक तरीके से लोगों से मिलते जुलते बातचीत करते हुए इसमें सफ़र करते हैं और साथ टेलीफोन की सुविधा भी इसमें, क्योंकि बाय एयर जाते तो हमारा टेलीफोन ही बंद हो जाता है। तो रास्ते में जितने भी काम बचे होते हैं दिन भर के वो भी पूरे हो जाते हैं, इसलिए अच्छा लोगों से मिलना जुलना होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद में कल ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि गुजरात के दौरे पर जाएंगे। वहां वाइब्रेंट गुजरात का एक दिन का कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। मेरा वास्तव में तो फरीदाबाद में जो मेरी ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है मासिक तौर पर, वो मैं कल जाकर के लूँगा और कल ही मुझे गुजरात जाना है। वाइब्रेंट गुजरात का एक दिन का मेरा कार्यक्रम है, तो उसमें गुजरात का कार्यक्रम कल जाकर के परसों वापस लौटूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समिट में एंटरप्रेन्योर और देश विदेश के बड़े इन्वेस्टर होते हैं। इसके साथ ही जो दूसरे देशों से पेंडिंग मुलाकात होती है वो भी पूरी हो जाती है। सब जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई देश के विदेश के सब लोगों से मिलना होता है। कुछ पेंडिंग जो पहले से बातचीत चल रही होती है, प्रोसेस में होती है, उन लोगों से बातचीत हो जाती है। डिपार्टमेंट उसमें से 1-to-1 या कभी कभी गोलमेज कॉन्फ्रेंस ऐसा करके सामूहिक बैठ के वो करते हैं। तो डिपार्टमेंट के लोगों ने एक विषय बनाया हमारा न्यू इन्वेस्टर्स, खास करके उन साथ बातचीत करते हैं। और हमारे जो हरियाणा के नाते से हम विदेश में जा करके कहीं कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो वो ऑफर भी हमारे पास होती हैं, उसको भी जाकर चर्चा करते हैं। जैसे पिछली बार अफ्रीका के लोग काफ़ी आए थे, तो अफ्रीकन लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है, अगर हरियाणा के किसान वहाँ आकर के खेती करना चाहें तो उनको उसकी आवश्यकता है, हमारे किसान की भी आवश्यकता है। तो एक विन विन सिचुएशन होकर के ऐसा कोई विषय होता है, ऐसा भी होता है। ऐसे जैसे आजकल विदेश के अंदर हमारे बहुत से रोज़गार के नाते, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट के नाते से भी उन लोगों ने हमारे से डिमांड की हुई है, वो भी एक विषय होता है। तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दो इकाइयों में होती है वैसी बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए हर एक प्रदेशवासी के कल्याण और पूरे प्रदेश की एक समान प्रगति के प्रति संकल्पित है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रदेश में काम कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के 9 साल के कार्यों से जुड़ी खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता।
बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश वासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है, उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं, ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए, ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से
MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत राज्य के कितने वर्ष के वृद्धजन आवेदन कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ए 60 वर्ष। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से विजय सिंह। विजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? ए रेवाड़ी, बी अंबाला, सी मेवात, डी यमुनानगर। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।